नमस्कार, डीएनबी इंडिया में आपका स्वागत। तालिबान और पाकिस्तान के युद्ध पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा करी थी कि कैसे तालिबान और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की एंट्री हो गई है। दुबई में हाल ही में भारत विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुलाकात हुई थी तालिबान के विदेश मंत्री से, जिसके बाद पाकिस्तान बेचैन हो गया, वहां पे हड़कंप मच गया। अब एक सवाल और उठ रहा है कि क्या भारत अफगानिस्तान की मदद कर सकता है? क्या अफगानिस्तान को भारत वैसे ही हथियार भिजवा सकता है जैसे उसने 1971 में बांग्लादेश की मदद करी थी, चाहे वो सैन्य रूप से और राजनीतिक रूप से? बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है सर। कहीं ना कहीं हमने ही, कहीं ना कहीं नहीं, हाँ, हमारा ही किया बांग्लादेश है। हाँ, मुक्ति वाहिनी को बकायदा इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी, हथियार भी दिए थे, और वो पूरी कहानी इतिहास में दर्ज है, सबको पता है। बात यह है निकिता कि अगर आईएसआई को ये लगता है या पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत को बैकडोर से वो परेशान कर सकता है, अगर भारत के अंदर नहीं तो चलिए कश्मीर में नहीं तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ आपने देखा कि जो बताया जा रहा था कि जी आजादी का आंदोलन है, अरे देखिए छात्रों का मूवमेंट है, इसके बाद बांग्लादेश में हर तरफ शांति ही शांति, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, वो अचानक से एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गए। वो इसीलिए हो गए क्योंकि वो जो कथित छात्र आंदोलन था वो पहले दिन से उसका स्वरूप यही था। वहां बस सत्ता हथियाने की लड़ाई थी। जो कट्टरपंथी अपने हाथ में सत्ता चाहते थे उनको ये था कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो तो सबकी बात करती है, वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है और वो भारत समर्थित गवर्नमेंट है। दूसरा, उस सरकार के भारत सरकार से अच्छे संबंध है। तो कट्टरपंथियों का सिंपल था कि हमको भारत से संबंध नहीं रखने हैं, और ये लोग जाके पाकिस्तान की गोद में बैठ गए। और इसमें आईएसआई कह लो, कुछ चीनी फैक्टर्स भी हैं, और इवन सीआईए भी इसमें इन्वॉल्व है। सीआईए का डीप स्टेट जिसको कहते हैं उस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये पूरी कहानी से बांग्लादेश उन्होंने कर लिया। उनको ये लगता है कि इस बात से हमें परेशानी होगी, बिल्कुल परेशानी होगी। पड़ोसी मुल्क में जब उथल पुथल होगा, अशांति होगी और वहां आम लोग परेशान हो रहे होंगे, और ऐसे में जो मेजोरिटी हमारे यहाँ है उस मेजोरिटी को, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, उनको परेशानी हो रही है, तो निश्चित तौर पर भारत परेशान है। लेकिन फिर इसका भी जवाब है। देखिए, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर वो वैसा वॉरफेयर है निकिता कि एक तो बॉर्डर पे दो सेनाएं लड़ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है, जैसे रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, दुनिया जान रही है। लेकिन एक और लड़ाई हो रही है, बतौर सेनाएं तो लड़ ही रही हैं, एक लड़ाई है डिप्लोमेटिक वॉरफेयर, जो डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, वो चाहे रूस हो या यूक्रेन हो। यूक्रेन लड़ रहा है कि भाई दुनिया भर के समर्थन हमको मिलते रहे यूनाइटेड नेशन में, और रूस को हम उल्टा सीधा बोलते रहे। रूस भी अपने लिए समर्थन जुटा रहा है कि भाई दुनिया के कुछ देश अगर यूक्रेन के साथ खड़े हों तो कुछ देश ऐसे हों जो ये कहें कि नहीं नहीं रूस ठीक कर रहा है। ये डिप्लोमेटिक वॉरफेयर का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। अब जो कहानी चली है बांग्लादेश में को परेशान करके पाकिस्तान को ये लगा था कि उन्होंने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन कर लिया है कि उनके लिए भारत के खिलाफ एक और गवर्नमेंट जो है, मतलब भारत के दोनों ही तरफ अब पाकिस्तान है, ठीक है ना। बांग्लादेश मत सोचो उसको ईस्ट पाकिस्तान ही समझो, जो आज की सरकार है और जो बिहेवियर है वहां पर। लेकिन अब जो जिस मुलाकात की आपने जिक्र की, जो तालिबानी विदेश मंत्री से हुई है, वो एक मुलाकात से पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि आप जब कोई खेल की शुरुआत करते हो तो आपका विरोधी भी वही खेल आपके साथ खेल सकता है। वो खेल अब होगा पाकिस्तान के अंदर, वो खेल अब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर होगा, वो खेल डुरंड लाइन पर होगा। उस खेल के क्या प्रकार होंगे, उस खेल का क्या खामियाजा होगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या खतरे हैं, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। इसके डिटेल में बात बस इतनी है कि इसके इकोनॉमिक दिक्कत तो है ही, मतलब जो चैलेंजेस पाकिस्तान झेल रहा है, इसकी कुछ सैन्य दिक्कतें भी हैं जो पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या डुरंड लाइन पर हो। अगर अफगानिस्तान को मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि वो आईएसआई के जरिए कट्टरपंथियों को हथियार मुहैया करा सकता है बांग्लादेश के अंदर, अगर आईएसआई को ये लगता है कि कट्टरपंथियों को वो पैसा देकर के भारत के खिलाफ कोई मुहिम खड़ी कर सकता है, तो भारत के पास भी एक बड़ी खुफिया एजेंसी है। आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब भारत जैसे को तैसा देने में करना पड़ेगा। दुनिया के देश करते हैं, दुनिया के देश करते हैं। अभी आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन कश्मीर में आपको पता है श्राइन बोर्ड को, वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर अटैक हुआ था। उसके बाद कश्मीर में लगातार ऐसी आतंकी वारदातें हुई। अचानक से क्या होता है,
कि बलूचिस्तान में बीएलए पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाना शुरू कर देती है, टीटीपी के लोग पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाना शुरू कर देती है, और अचानक से फिर बताया जाता है जी कश्मीर के हमले रुक जाते हैं। तो कहानी यह है निकिता कि जब भी ये वो कहानी है जो पर्दे के पीछे हो रही है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि वो बांग्लादेश में कर सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की ये हैसियत है कि जब वो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ सकता है, कनाडा से तो हमारी बाउंड्री भी नहीं लगती, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर ही चल रहा था, दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया, लेकिन ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे उससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भाई साहब हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं, कह दिया। अब यही कहानी एक मीटिंग जो हुई है दुबई में, उसके इतनी सारी तस्वीरें हैं, इतनी सारी लाइनें हैं, इतने सारे छोर हैं कि जहां से पकड़िए वहीं से कहानी है। आप इसमें अगर इकोनॉमिक देखना चाहती हैं, पैसा देखना चाहती हैं तो पैसा देख लीजिए, आप इसमें डिफेंस देखना चाहते हैं डिफेंस देख लीजिए, आप इसमें कोई सामरिक मदद अफगानिस्तान को हथियारों के तौर पर मदद देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। नहीं, अफगानिस्तान से अभी जब मुलाकात हुई थी तो भारत ने भी ये कह दिया था कि भाई जो वहाँ के शरणार्थी है जिन पर अत्याचार पाकिस्तान ही कर रहा है, उनको स्वास्थ्य और परियोजनाओं के जरिए उनको मदद की जाएगी। देखिए करीब करीब लाखों ऐसे शरणार्थी हैं जो तालिबान वॉर के दौरान जब अमेरिका जो ऑपरेशन चला रहा था अफगानिस्तान में, उसमें वो लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन जैसे ही अमेरिका वहां से निकला, पाकिस्तान ने उन शरणार्थियों को लात मार के भगा दिया, बोला निकलो इधर से। दुनिया भर में ये लोग 57 इस्लामिक मुल्कों को लेकर ये कहते हैं कि जी खलीफा हम हैं क्योंकि हमारे पास बम है, लेकिन वो जिन शरणार्थियों को भगा रहे तो क्या मुसलमान नहीं थे? सब के सब मुसलमान थे। बावजूद उन लाखों शरणार्थियों को वहां से भगा करके अफगानिस्तान वापस भेज दिया। अफगानिस्तान उन शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है, उनके रहन पोषण को लेकर और उनका जो क्या कहते हैं बसाने को लेकर, वो सही बसावट नहीं हो पा रही। पाकिस्तान तो गिर चुका है क्योंकि वो आम जनता पर अपनी खीस निकाल रहा है। इस चीज की जो युद्ध हो रहा है वो आम जनता पर निकाल रहा है। आप सेना बनाम सेना लड़ लो ना, सेना बनाम सेना की लड़ाई होनी चाहिए। आप आम लोगों को भगा रहे हो, अब जो थोड़े बहुत रह गए हैं उन पर भी जुल्म कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो भारत ने कहा है कि आप उनके निर्वासन के लिए जो कुछ चाहते हैं, उनकी बसावट के लिए जो चाहते हैं, वो भारत मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए डिप्लोमेसी में जब बातचीत, जब कोई देश ये कह दे ना कि ये देश हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो सब चीजें जो आप सोच सकते हैं, वो सब भी जो आप नहीं सोच सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर आज के भारत को भारत के अंदर या भारत की सीमाओं पर या भारत के किसी पड़ोसी देश में भारत के हितों को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको भी उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आखिर पाकिस्तान वही देश है ना जिसको लगा था कि तालिबान तो हमारे भाई हैं, तालिबान के लड़ाके कल को काबुल में काबिज हो जाएंगे तो हम जो कहेंगे वो होता रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है? क्या वो सब कुछ हो रहा है? क्या तालिबान अटैक नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर? क्या टीटीपी अपने ऑपरेशन नहीं चला रहा है? क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक नहीं की है अफगान बॉर्डर पर? वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो, आप एक तरफ करते हो तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन होता है, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या फिर आपने देखा कि कम से कम 25 से 30 ऐसे बड़े टेररिस्ट जो कांधार हमले में शामिल रहे, जो मुंबई अटैक जिसमें कशाब शामिल था, उसके जो लोग हैंडलर रहे, उन 25 से 30 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको एक गनमैन आता है, उसको अननोन गनमैन का नाम दिया हुआ है पाकिस्तान में। एक अननोन गनमैन आता है कहीं किसी मार्केट में, कहीं किसी गली में, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी पेशावर, कोई आता है, गोली देके चला जाता है। पकड़ नहीं पा रही है आईएसआई कि कौन आदमी है। तो भारत, मुझे नहीं पता ये कौन लोग कर रहे हैं, क्या भारत कर रहा है, क्या भारत की खुफिया एजेंसी कर रही है, लेकिन लिस्ट में वही लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ किसी न किसी आतंकी गतिविधि में शामिल रहे हैं। बकायदा 30-35 बड़े नाम हैं, चाहे वो कनाडा से खालिस्तान हाँ, समर्थक हो। आप कई सारे खालिस्तानियों के लिस्ट है जो पाकिस्तान में आईएसआई के समर्थन से भारत के खिलाफ ऑपरेशन, पंजाब प्रांत में जो है ड्रग्स रिलेटेड ऑपरेशन हो या हथियारों की सप्लाई हो, इन सब में लगे हुए थे, खालिस्तानी मूवमेंट को बल देने में लगे हुए थे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आप कनाडा के अंदर, जो कनाडा सरकार ने कहा कि जी भारत सरकार ऑपरेशन चला रही है, इवन गृह मंत्री तक का नाम ले लिया उसमें, और जस्टिन ट्रूडो नहीं रहे, अब चले गए, कहानी खत्म है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान को ये लगता है कि वो ये कर रहा है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि आप कश्मीर में, केरल में
या देश के अलग अलग हिस्सों में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए समस्या सिंध में है, आपके लिए समस्या पेशावर में है, कराची में है, लाहौर में भी समस्या है। तो ये आईएसआई को समझना पड़ेगा कि जो वो खेल खेल रहे हैं वही सेम खेल, सेम फ्रीक्वेंसी में, और वो इवन तेज, जो बर्दाश्त से फाजिल हो जाएगा। अगर तालिबानी कल को अभी 15-20 हजार की संख्या में गए हैं, तालिबानी यही संख्या 50 हजार हो जाएगी, तो फिर झेले नहीं झेल सकेंगे ये लोग। तो मतलब जिसका मतलब साफ है कि अगर भारत से भिड़ने की कोशिश करोगे, भारत को नसीहत दोगे, तो चाहे वो कनाडा हो या पाकिस्तान, करारा जवाब दिया जाएगा। मोदी की डिप्लोमेसी जो है वो कहीं ना कहीं और देशों पर भारी पड़ रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया। नमस्कार।